नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी कह लें इसे, या कलेक्टिव सेफ्टी कह लें। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कलेक्टिव सिक्योरिटी या कलेक्टिव सेफ्टी रेफर करता है उस कॉन्सेप्ट को जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कोऑपरेट करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं एक कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट को डील करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में कोविड-19 है, इस वायरस को टैकल करने के लिए सारे कंट्रीज मिलके एफर्ट्स ले रहे हैं। सो ये जाहिर होता है कि ये एक कलेक्टिव सेफ्टी या कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी की जब भी बात आए तो आप समझें कि एक ऐसा थ्रेट है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज के लिए थ्रेट है और वहाँ पे कॉपरेशन की ज़रूरत है। तो ये टर्म जहाँ पे भी यूज़ हो तो आप उसको उसी डायमेंशन में समझें। ये सिर्फ हेल्थ के केस में नहीं होता, किसी फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट अलायंसेस बनाया जाए, किसी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को एड्रेस करने के लिए, जैसे वाटर क्राइसिस है, जैसे ये कोविड-19 का वायरस है, एक हेल्थ क्राइसिस है। इन क्राइसिस से डील करने के लिए या किसी थ्रेट को एड्रेस करने के लिए जब कलेक्टिव कोऑपरेशन की जाए तो आप समझ जाएं कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं जी। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक ऑर्गन है, एक हिस्सा है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन खुद एक आईजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1945 में फाउंड की गई, अक्टूबर 24 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऑर्गन है, एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, दुनिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी मेंटेन करना। ये किस तरह से करता है इदारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? एक तो ये जो है डिस्प्यूट्स को, जो भी कंट्रीज के बीच में मसले मसाइल होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, टेरिटरी के ऊपर डिस्प्यूट है, कोई पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट को पीसफुल वे में सेटल करवाता है। और ये जो ऑर्गन है पीस कीपिंग ऑपरेशंस कंडक्ट करवाता है, पीस मिशन पे अपनी टीम्स भेजता है, सुपरवाइज करती हैं वो किसी प्रोसेस को, किसी टेरिटरी को, जैसे यहाँ वहाँ पे हालत बेहतर की जाए। उसके अलावा ये जो ऑर्गन है ये सैंक्शंस भी लगाता है कंट्रीज के ऊपर। अगर कोई कंट्री किसी रेजोल्यूशन को वायलेट करता है तो उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस लगाता है। अदर देन दिस, मिलिट्री फोर्स के यूज को भी ये इंस्टीट्यूशन ऑथोराइज कर सकता है। अब इसका अगर क्लोजर लुक लेते हैं तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली 15 स्टेट्स होती हैं, मेंबर स्टेट्स, और इन 15 में से 5 हमेशा परमानेंट होती हैं स्टेट्स, और जो रिमेनिंग 10 है वो इलेक्ट होती रहती हैं। इन रिमेनिंग 10 में से हर 2 साल के अंदर इलेक्शन होता रहता है कि 2 साल के अंदर इनमें से 10 में से 5 का इलेक्शन होगा, 5 का इलेक्शन अगले 2 साल में होगा। तो ये 10 जो है चेंज होती रहती हैं। 5 जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। ये 5 कौन से हैं? ये हैं भाई यूएसए, फ्रांस,
यूके, रशिया एंड चाइना, इन सब के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ये है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन पास होना होता है, कोई करारदाद पास होनी होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहाँ पे इन 5 कंट्रीज के पास पावर है कि वीटो करके उस करारदाद को रोक दें बीच में पास होने से। अब कोई भी करारदाद अगर पास होनी होती है, किसी भी पॉइंट पे कोई भी रेजोल्यूशन पास होना होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इन 15 में से 9 मेंबर्स का ओके कहना वहां पे जरूरी होता है, प्लस 9 मेंबर्स ओके करें और उसी के साथ साथ कोई भी इन P5 कंट्रीज में से, जो परमानेंट 5 हैं, इनमें से कोई भी कंट्री वीटो ना करे। फॉर एग्जांपल एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि भाई इसराइल के अंदर जो फलस्तीनी हैं उन पे कोई अगर जुल्म होता है तो उस पर एक कमीशन बनाई जाए जो वहां जाके इन्वेस्टिगेशन करे। फॉर एग्जांपल ये एक रेजोल्यूशन है, इसका पास होना है, तो इस पे 9 मेंबर्स के ओके होना जरूरी है, प्लस कोई भी वीटो ना करे। अगर इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो उस पर हमेशा यूएसए का वीटो होता है, तो वीटो कर देता है तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास ये एक एडवांटेज है, एक एक्स्ट्रा पावर है जिसको वो यूज करता रहता है। तो एक एग्जांपल था यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा अगर कोई कंट्री वीटो नहीं करता और वोट भी नहीं करता लेकिन वो P5 का मेंबर है, तो वो अब्सटेन कर सकता है। वो ना तो येस करे ना तो नो करे, बस बाहर बैठ जाए, यानी कोई भी जो है वोट ना करे ऐसी सिचुएशन में अगर P5 मेंबर कंट्री, लेकिन नो वोट फिर भी मिल जाते हैं, कोई वीटो नहीं आता उस रेजोल्यूशन पे, फिर भी ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन इन नो वोट्स में किसी भी P5 का अगर कोई वोट नहीं है, उसका वीटो नहीं है, तो उसका जो है वोट भी ना हो, उसने ऑब्स्टेन कर लिया, तो ऐसे में भी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब क्रिटिसिज्म क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर? एक तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वीटो पावर है कुछ कंट्रीज के पास। अब वीटो पावर पे क्रिटिसिज्म ये है कि वीटो पावर होना ही कंट्रीज का जो पावर स्ट्रक्चर है वो डिसप्रोपोर्शनेट है, कि एक कंट्री के, कुछ कंट्रीज के पास ज्यादा पावर है, कुछ के पास कम पावर है, और ये वीटो पावर वाले वो कंट्री हैं तकरीबन जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। तो ये जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन का एक स्प्रिट है डेमोक्रेसी, लेकिन उस डेमोक्रेसी के स्प्रिट के ऊपर आप देखते हैं कि कुछ कंट्रीज को ज्यादा पावर है, कुछ के पास वो पावर नहीं है, तो ये एक क्रिटिसिज्म का बायस बनता है। नंबर 2, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई इन्फोर्स करने वाली कैपेबिलिटी नहीं है, ये अपने फैसले को जबरदस्ती इन्फोर्स नहीं करा सकता, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और तीसरा, कोई भी अगर रिफॉर्म करना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो रिफॉर्म भी हमें जो करंट स्ट्रक्चर है उसी के अंडर रह के अप्रूव करवाना पड़ेगा। जो वीटो पावर है उनका अप्रूवल, अगर वीटो पावर खत्म करवाना है तो उस पर भी 5 जो वीटो पावर है सबका अप्रूवल होना जरूरी है। तो एक ये भी क्रिटिसिज्म है। तो रिफॉर्म करना इस इदारे को बहुत मुश्किल है। जो करंट स्टेटस को है, जो करंट सिचुएशन है, करंट स्ट्रक्चर है, उसके अंडर रह के आप इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। यूएन को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगी। ये एज अ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, उसका काम क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है उसके ऊपर। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिप्लोमेसी। आपने सुना होगा बहुत बार डिप्लोमेसी का वर्ड। डिप्लोमेसी बेसिकली कहते हैं कि कोई कंट्री रेंज ऑफ एक्शंस ले अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए और उन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं। अब इसमें डिप्लोमेसी में कोई इन जनरल यूज ऑफ फोर्स नहीं होता। अब आप अपनी आर्ट ऑफ
परसुएशन इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो हम कभी कभी कहते हैं कि भाई इस पॉइंट पे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री ने कुछ रेंज ऑफ एक्शंस लिए, जिन एक्शंस की वजह से हमने अपने इंटरेस्ट को ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया, उसको परसू भी कर लिया, फोर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया। हमारी आर्ट ऑफ परसुएशन बाकी जो भी हमारा राइवल कंट्री था उस पॉइंट ऑफ व्यू पे उससे बेहतर थी। तो इसका मतलब डिप्लोमेसी हमारी वहाँ पे ज़्यादा बेहतर थी। डिप्लोमेटिक विक्ट्री का मतलब ये होता है कि आपने ये सारी बातें एक जुमले में कर दी। कल इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन आज इसको डिटेल में करेंगे। दैट इज डिपेंडेंसी थ्योरी। देखिए 1960s में एक मूवमेंट चली जिसमें लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज डेवलप कर रहे हैं और कुछ जो हैं डेवलपिंग हैं। तो इस पे पहली बार 1960s में कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ने सवाल पूछा और उसका एक बड़ा ही क्लीशे जवाब दिया जाता था। आंसर ये होता था कि भाई कुछ कंट्री जो डेवलप नहीं है क्योंकि उनकी जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो उनकी फ्लॉड हैं, और उनके अंदर जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो भी खराब है। तो सारा ब्लेम कंट्रीज के ऊपर लगाया जाता था। लेकिन डिपेंडेंसी जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, आप उनके बेड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि बेड गवर्नेंस है, तो यही रीजन है कुछ कंट्रीज डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं उन्होंने कहा नहीं, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर जो डेवलप करना है वो बहुत मुश्किल है। एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंट्री को ये जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है वो एक्सप्लॉयट कर रहा है। एक्सप्लॉयट किस तरह से कर रहा है? क्योंकि इस सिस्टम में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो डोमिनेट करते हैं दूसरों को। उनकी डोमिनेशन की वजह से बाकी कंट्रीज एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और ये उनका डेवलप ना हो पाना बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसी की वजह से है। अब इसको अगर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो एक डायग्राम के तहत मैं आपको ये बताता हूँ। ये डिपेंडेंसी थ्योरी, हम एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो भाई ड्राइंग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा मेरी ड्राइंग के साथ। ये पूरी दुनिया है हमारी फॉर एग्जाम्पल, और इस दुनिया को रिप्रेजेंट हम एक सर्किल के साथ कर रहे हैं, और इस सर्किल के बीच में एक हमने अलग से सेंटर बना दिया है। दिस इज ये एक सेंटर है, और इस सेंटर के बीच में एक और डॉट जब लगा दें तो देखें दुनिया का जब डॉट होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कोर। और ये जो एक्सटर्नल बाहर वाली एज होती है इसे हम कहते हैं पेरीफेरी या आउटर लिमिट जिसे कहा जाए। अब ये जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं ये कहते हैं कि कुछ कंट्रीज जो हैं वो इस कोर का हिस्सा हैं, यानी दीज आर सेंटर ऑफ सेंटर। ये सेंटर के भी सेंटर हैं जो सारा निज़ाम संभालते हैं। और कुछ कंट्री इस सेंटर के पेरीफेरी हैं, यानी पेरीफेरी ऑफ द सेंटर, आउटर लिमिट ऑफ द सेंटर। कुछ कंट्री इस लिमिट में लाई करते हैं, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं। ये कंट्रीज पूरे इस सेंटर के पेरीफ्री हैं, आउटर लिमिट हैं पूरी सेंटर के। और इन कंट्रीज में भी कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो पेरीफ्री के भी पेरीफ्री हैं, यानी
जो आउटर लिमिट है उसकी भी आउटर लिमिट को देखा जाए तो ये कुछ वो कंट्रीज हैं। इन 4 कैटेगरीज में जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट हैं वो डिवाइड करते हैं कंट्रीज को। क्यों डिवाइड करते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो सेंटर वाले कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये सेंटर वाले जो सेंटर ऑफ सेंटर हैं या पेरिफेरी ऑफ सेंटर हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इन कंट्रीज के अंदर है। अब इनको अगर एक अलग डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाए तो मेन डायग्राम ये है, इसको फिर वो 4 डायग्राम्स में ऐसे डिवाइड करते हैं। ये कोर हो गया, या जिसे आप सेंटर ऑफ सेंटर कह लें। ये वो कंट्रीज हैं जो रिच कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, जैसे कनाडा हो गया, ये वो कंट्रीज हैं। और ये दूसरे कंट्रीज, दीज आर पेरिफेरी ऑफ द सेंटर, ये वाले कंट्री। ये इन कंट्रीज से थोड़े से कम अमीर हैं, जैसे जापान हो गया। ये कंट्री क्या करते हैं, जो पेरिफेरी ऑफ सेंटर है, ये इनके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। सी ऑफ सी के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कोर ऑफ सेंटर के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, इनको सर्व करते हैं पेरिफेरी ऑफ सेंटर वाले कंट्रीज। और ये जो सीपी वाले कंट्रीज हैं, सेंटर ऑफ पेरिफेरी वाले जो कंट्रीज हैं, ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, ब्राजील। ये इनके सी ऑफ सी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, ये पीसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। और आखिर में आ जाते हैं ये पीपी वाले कंट्रीज, ये सीपी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सर्व करते हैं। ये कौन से कंट्रीज हैं? पुअर कंट्रीज, जैसे सूडान हो गया, ये इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सर्व करेंगे। ये सीसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सर्व करेंगे, ये पीसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सर्व करेंगे। यानी ये पिसते रहेंगे। अब ये इस तरह से पिसते हैं, अभी हम देखेंगे। मीटिंग जो है यहाँ से ऑफ हो रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लें। सो डिपेंडेंसी थ्योरीज जो हैं, इस तरह से दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनको डिवाइड करते हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं वो सेंटर ऑफ सेंटर हैं, सी ऑफ सी हैं। कुछ कंट्री पेरिफेरी ऑफ द सेंटर हैं, कुछ पी ऑफ पी हैं, ज़्यादा पुअर कंट्रीज हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरह से है। ये वाले कंट्रीज, पीसी वाले, सीसी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं, सीपी, ये इन दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। और पीपी वाले कंट्रीज सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। अब ये किस तरह से हो रहा है, अभी हम देखते हैं। ये जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट वाले हैं वो कहते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से हो रही है। वो कहते हैं जो इंटरनेशनल लेबर है वो डिवाइडेड है, इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर का मकसद आप देखें, अपनी सोसाइटी में जब हम देखेंगे तो कुछ लोग हमारी सोसाइटी में कंपनियों के मालिक होते हैं और कुछ लोग जो हैं कंपनियों में काम करने वाले होते हैं। तो लेबर डिवाइडेड है। तो जब लेबर डिवाइडेड होता है तो एक्सप्लॉयटेशन होती है। कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं लेकिन वो पूरी जिंदगी मजदूर रहते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा काम करके कंपनियों के मालिक रहते हैं। वो उनके मालिक के बेटे होके पैदा होंगे लेकिन कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ज्यादा मेहनत उन्हें करनी नहीं पड़ेगी। जो डिवीजन ऑफ लेबर है हमारे सोसाइटी के लेवल पे भी हमें नजर आता है। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट वाले ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारा इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें भी डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट करता है। वो कहते हैं कि जो सी ऑफ सी कंट्री हैं, इन कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज हैं, टेक है, सब कुछ है। लेकिन जो गरीब कंट्री हैं वहां पे वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उन कंट्रीज में रहने वाले लोगों को, जैसे पी ऑफ पी वाले कंट्रीज हैं,
वो ज्यादा मेहनत करते हैं एज कंपेयर टू CFC। उनका लेबर उन्हें उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता, ये एक्सप्लॉयटेशन जारी रहती है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो अमीर के अमीर रहते हैं और गरीब कंट्री को वो एक्सप्लॉयट करते रहते हैं। वहाँ के लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, ज्यादा पे नहीं मिलती। और दूसरी पॉइंट ये कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट वाले कि जो क्लास डिस्टिंक्शन है वो हर डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो CC वाला कंट्री हो, PC वाला कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो, CP वाले जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या PP पुअर कंट्रीज हो। इन सारे कंट्रीज में क्लास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। कुछ इलीट हैं, ज्यादा अमीर तबका है, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं और कुछ लोग गरीब हैं। अब इस क्लास स्ट्रक्चर का डिपेंडेंसी थ्योरी से क्या ताल्लुक? ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हर कंट्री में जो अमीर लोग हैं, जो गरीब मुल्क में भी अमीर लोग होंगे, अमीर मुल्क में भी अमीर लोग होंगे, ये एलिट्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहते हैं और इनका गोल ये होता है कि इस डिपेंडेंसी को बरकरार किया जाए, हमारा फायदा भले होता रहे और ये जो दुनिया की लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो जारी रहे। दूसरी पॉइंट इनकी ये होती है, यानी अगर पिछले वाली डायग्राम को देखा जाए तो ये जो मैंने लाइन लगाई है ये CFC कंट्री के कुछ एलीट लोग हैं, ये PC कंट्री के कुछ एलीट लोग हैं, और ये CP डेवलपिंग कंट्री के एलीट लोग हैं, और PP के कुछ एलीट लोग हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते रहते हैं और इनकी कोऑपरेशन का मकसद ये होता है कि दुनिया में जिस तरह से ये डिपेंडेंसी चल रही है, एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, ये जारी रहे, हमारा फायदा होता रहे। ये डिपेंडेंसी थ्योरी वाले आर्ग्यू करते हैं। और उनकी तीसरी जो पॉइंट है दैट इज, वो ये कहते हैं कि जो हमारा ग्लोबल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस डिपेंडेंसी को, इस एक्सप्लॉयटेशन को जारी रखने का काम करते हैं। ये जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, जो लिबरल इकोनॉमी की बात होती है, जो डेमोक्रेसी की बात होती है, और उस डेमोक्रेसी को, उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो बेसिकली इस एक्सप्लॉयटेशन में बड़ा किरदार निभा रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, IFIs हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्लोबल मीडिया जो है, ये सब जो एलीट तबका है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके एज ए टूल्स की तरह इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं के जरिए एक्सप्लॉइट किया जाता है बाकी कंट्रीज को। और ये जो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट वाले हैं ये मानते हैं कि हमारी दुनिया में जो लिबरल इकोनॉमिक थ्योरी है वो डोमिनेट कर रही है, लेकिन वो थ्योरी जो ट्रेड और फाइनेंस को एनहांस करने की बात करती है वो ज्यादातर जो कोर कंट्रीज हैं CFC उनके इंटरेस्ट को सर्व करती है, वही ज्यादा फायदे में है और बाकी कंट्रीज एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। सो डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट के मुताबिक हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो डोमिनेंस को प्रमोट करता है, एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट करता है, अंडर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, इक्वल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता। और इस डिपेंडेंसी थ्योरी के जो अपोनेंट्स हैं वो हैं मॉडर्नेशन थ्योरी, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, MT आप लिखें इसको। ये कहते हैं कि एक कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसे अपने इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उसको कंसीडर करना पड़ता है। इंटरनल फैक्टर्स मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाले क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि जो वीक गवर्नेंस है, लो रेट ऑफ सेविंग है, लोग सेविंग ज्यादा नहीं करते एक कंट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका अच्छा नहीं है, वहां पे टेक्नोलॉजी और एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है, तो ये जो सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं इनको अगर इम्प्रूव किया जाए तो एक कंट्री डेवलप हो सकता है। और उसका वे फॉरवर्ड ये है, ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाले कहते हैं, ये कहते हैं कि एक कंट्री को डेवलप होने के लिए उसे डेवलप्ड कंट्री का मॉडल अपनाना चाहिए। अब उनका मॉडल क्या है? उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका इकोनॉमिक सिस्टम, उस पे आप चलें। इंटरनल जो आपके मसले हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, आपकी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर वीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है,
मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाले कहते हैं इन सब फैक्टर्स को ओवरकम करें, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करें, डेवलप कंट्री का मॉडल फॉलो करें तो आप डेवलप हो जाएंगे, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप हो जाएंगे, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाले कहते हैं। लेकिन जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं कि नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वाले आप कह रहे हैं कि आप इस तरह से डेवलप हो सकते हैं, आप सारा ब्लेम जो है इंटरनल फैक्टर्स पे रखते हैं, ये दरअसल बात ही गलत है। इंटरनल फैक्टर्स एक कंट्री के अंडर डेवलप होने की मेन कॉज नहीं है, और असली जो कॉज है वो है, डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपका जो कैपिटलिज्म है, आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम है, आपकी जो वर्ल्ड मार्केट है, जिस तरह से कोर कंट्रीज सारा निजाम संभाल के बैठे हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेरिफेरी कंट्री को दो तरीकों से। ये कहते हैं कि डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हो रही है, इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन भी हो रही है। अब डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन किस तरह से होती है? डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, केएफसी हो गई, ये कहते हैं कि ये बड़ी कंपनियां जो एमएनसीज हैं, डेवलपिंग कंट्री में इनके हेडक्वार्टर हैं, डेवलपिंग कंट्री में अपनी ब्रांचेस खोलते हैं। मसलन एक एमएनसी का यहाँ पे इन्होंने मिसाल दिया है, वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं गरीब मुल्क से और वापस अपने होम कंट्री में लेके जाते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। ये इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से होती है एमएनसीज के जरिए। अब डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ये कहते हैं कि जो आपका अनइक्वल एक्सचेंज है, अनफेयर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, आपके ट्रेड आप उनसे सही नहीं करते, आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, आप एक डेवलपिंग कंट्री से सिर्फ रॉ प्रोडक्ट खरीद करते हैं और डेवलप कंट्री है उस रॉ प्रोडक्ट को तैयार करके, स्टेबल करके, एक फिनिश गुड में तब्दील करके वो बेचता है, तो हमेशा डेवलपिंग कंट्री को नुकसान होता है। आपने फॉर एग्जांपल कॉटन पाकिस्तान से इंपोर्ट की, उस कॉटन से कपड़ा बनाया, उस पे आपने एक्स्ट्रा प्राइस लगा के वापस पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया। आपने पाकिस्तान से रॉ प्रोडक्ट खरीद किया, आपने उसे वापस फिनिश्ड गुड बेचा। तो इस तरह से आप बाकी कंट्रीज के साथ भी करते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, ये डिपेंडेंसी थ्योरी वाले कहते हैं। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म भी है, काउंटर हमारे पास एग्जांपल भी मिलते हैं। जैसे एशियान कंट्रीज हैं, जैसे सिंगापुर का यहाँ पे मिसाल है, रिसोर्स लेस कंट्री है लेकिन उसने खुद को डेवलप कर लिया है। साउथ कोरिया का हमें यहाँ पे मिसाल मिलता है, जापान का मिसाल मिलता है। ये वो कंट्री हैं जो डेवलप नहीं थे लेकिन उन्होंने इस स्ट्रक्चर में रह के खुद को डेवलप कर लिया है। तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी के अपोजिंग हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर। आगे हम चलते हैं। तो आज आखिरी क्लास है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, और अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे या इम्पोर्टेंट टर्म समझेंगे, दैट इज एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट या स्टेट्स लगा। देखिए, एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट्स, ये टर्म करंट अफेयर्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बार इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट किसे कहते हैं। ये दो टर्म मिलके ये टर्म बना है, रीजनल स्टेट प्लस एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजनल स्टेट्स का मतलब होता है, पहले हम रीजनल स्टेट्स देख लें, वो स्टेट जो किसी पर्टिकुलर रीजन में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रीजन है, हम इसे कहते हैं साउथ एशिया का रीजन। इसमें पाकिस्तान इस रीजन में मौजूद है, इंडिया इस रीजन में मौजूद है। तो ये रीजनल स्टेट्स कहलाएंगी जब साउथ एशिया की बात होगी। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यूएसए, कनाडा वैसे ऊपर है, तो ये इस रीजन की स्टेट्स कहलाएंगी। ये कहते हैं, इसे कहते हैं रीजनल स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जो पर्टिकुलरली किसी रीजन में मौजूद हो। एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो पर्टिकुलर रीजन में मौजूद तो ना हो लेकिन उसका इन्फ्लुएंस वहां पे जरूर हो, उसका पावर वहां पे जरूर हो, उसके पास वो एबिलिटी जरूर हो कि वहां पे
उस रीजन में जो स्टेट्स हैं उनका डिसीजन चेंज कर सकती है ये स्टेट। फॉर एग्जांपल यूएसए एक एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट है। जब एशिया की बात आती है, यूरोप की बात आती है, तो दुनिया में कहीं पे भी अगर यूएसए की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि यूएसए सब कंट्रीज का ग्लोबल नेबर है। अभी ग्लोबल नेबर यूएसए के लिए टर्म इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये एक एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट है। हर रीजन में इसका इन्फ्लुएंस है, इसका पावर है, और ये वहाँ की स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन टेकिंग में। सो एक्स्ट्रा रीजनल स्टेट्स आर दोज स्टेट, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में मौजूद तो ना हो लेकिन उनका पावर वहाँ पे मौजूद हो, दूसरी स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाए। सो कहीं पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है तो आपको पता होना चाहिए ये किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं।